नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं हूं प्रवीण बंसल और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र अध्याय 3 उत्पाद एवं लागत। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पूर्व अध्याय में हमने उपभोक्ता के व्यवहार के संबंध में चर्चा की है। अध्याय 2 में आपने देखा कि एक उपभोक्ता किस तरह से अपने आप को संतुलन में लेकर आता है। अब अध्याय 3 से आप एक प्रोड्यूसर के बारे में, मतलब निर्माता के बारे में पढ़ेंगे। निर्माता के बारे में पढ़ना अर्थात वह इंसान जो सामान बनाता है वह संतुलन में कैसे आएगा। वह संतुलन में इस तरह से आता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो जाए और मुनाफा प्राप्त करने के लिए वह कुछ सामान बनाएगा और सामान बनाने के बाद उसको वह बेचेगा। अब जब सामान बनाया जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत होगी। तो यह अध्याय आपको यह सिखाएगा कि आप सामान बनाते कैसे हैं और उसकी कीमत क्या पड़ने वाली है, और उसके बाद आप सीखेंगे कि उसको बेचा कैसे जाए। और इन दोनों अध्याय को जब हम मिला देंगे तो पता चलेगा कि एक उत्पादक किस तरह से आपके लिए सबसे ज्यादा मुनाफा बना पाता है। तो यह है इस अध्याय का सार कि यहां हम पढ़ेंगे कि एक उत्पादक कैसे उत्पादन करता है और किस किस तरह के खर्चे, मतलब लागत उसमें लगाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। इस अध्याय में तथा अगले अध्याय में हम उत्पादक के व्यवहार की जांच करेंगे। एक उत्पादक अथवा फर्म विभिन्न आगतों, मतलब खर्चों, जैसे कि श्रम, मशीन, भूमि, कच्चा माल आदि को प्राप्त करता है। इन आगतों के मेल से वह निर्गत का उत्पादन करता है, मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसको आप कच्चा माल कह लीजिए, जमीन कह लीजिए या बिजली कह लीजिए, इन सबको मिला के वो कुछ उत्पादन करता है। इसे उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं। आगतों को प्राप्त करने के क्रम में वह उसके लिए भुगतान करता है। यह उत्पादन की लागत कहलाता है। मतलब ये भूमि, ये मजदूरी इत्यादि चीजें जो भी खर्चा लेती हैं, उन्हें हम एक उत्पादक की इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। कैसे कारकों में? कुछ कारक ऐसे हैं जो बदलते रहते हैं और कुछ कारक ऐसे हैं जो स्थिर रहते हैं। अब इसकी चर्चा हम करेंगे। इस अध्याय में हम एक फर्म के उत्पादन फलन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। उत्पादन फलन, जिसको अंग्रेजी में प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है। एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। मतलब फर्म द्वारा लगाए गए इनपुट किस लिए काम आ रहे हैं? चीज को बनाने के लिए, और जो आपके पास परिणाम आया वह है आउटपुट। तो जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं और उससे मिलने वाला उत्पादन, मतलब आउटपुट, इसको उत्पादन फलन कहा गया है, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन कहा गया है। उपयोग में लाए गए आगतों की विभिन्न मात्राओं के लिए यह निर्गत की अधिकतम मात्रा प्रदान कर सकता है जिसका उत्पादन किया जा सकता है। एक विनिर्माता को लीजिए जो जूतों का उत्पादन करता है। वह दो श्रमिकों, मतलब उसने दो श्रमिकों को लगाया। एक जूता बनाने वाला उत्पादक दो श्रमिकों को लगाता है, एक श्रमिक तथा दो श्रमिक और दो मशीनें। देखिए, अब यहां दो तरह के कारकों के बारे में चर्चा की गई है, एक श्रमिक और एक मशीन। मशीन एक ऐसा कारक है जो स्थिर रहने वाला है। मशीन एक ऐसा कारक है जो स्थिर रहने वाला है, और श्रमिक या मजदूर एक ऐसा कारक है जो बार बार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
और जब ये दोनों कारक मिलाए जाते हैं तो कुछ जूते बनाए जाते हैं। तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। चलिए, किस तरह से पुस्तक आपको इस फलन को बताती है, पढ़ते हैं। मशीन 1 तथा मशीन 2 तथा 10 किलोग्राम कच्चे माल का प्रयोग करता है। मतलब मशीन पे कच्चा माल लग रहा है, श्रमिक लग रहे हैं और कुछ जूते बना दिए जाएंगे। श्रमिक 1 मशीन 1 को चलाने में निपुण है तथा श्रमिक 2 मशीन 2 को चलाने में निपुण है। यदि श्रमिक 1 मशीन 1 का तथा श्रमिक 2 मशीन 2 का उपयोग करता है तो 10 किलोग्राम कच्चे माल का उपयोग 10 जोड़ी जूतों के उत्पादन के लिए कर सकता है। तो आप देखिए किस तरह से दोनों कारकों ने मिलके 10 जोड़ी जूते बनाए। इसी का नाम उत्पादन फलन है। अंग्रेजी में इसे प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में फर्म जिन आगतों का उपयोग करती है वे उत्पादन का कारक कहलाते हैं। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जिन चीजों की सहायता ली जाती है उन्हें उत्पादन के कारक मतलब फैक्टर्स कहा जाता है। अपने अपने निर्गत के उत्पादन के क्रम में एक फर्म कितने ही विभिन्न आगतों का प्रयोग कर सकती है। इस समय हम एक ऐसी फर्म पर विचार करेंगे जो केवल उत्पादन के दो कारकों, कारक 1 और कारक 2 का प्रयोग कर निर्गत का उत्पादन करती है। मतलब इस अध्याय में हम दो तरह के कारकों के बारे में पढ़ेंगे, कारक 1 और कारक 2। एक कारक ऐसा होगा जो बदला जा सकता है और एक कारक ऐसा होगा जो स्थिर है, जो बदला नहीं जा सकता। जैसे आप यहां देख सकते हैं उत्पादन फलन को किस तरह लिखा जाता है। Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2, अर्थात Q यहां पे वह मात्रा है जो आप उत्पादित करेंगे। x1 को आप ऐसा कारक मान लीजिए जो बदला नहीं जा सकता और x2 को आप एक ऐसा कारक मान लीजिए जो बदला जा सकता है। देखिए, आप दी हुई तालिका में इसको कैसे पढ़ेंगे, कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका कारक x1 1 है, मतलब मान लीजिए मशीन 1 है और इसके ऊपर लगने वाले श्रमिक, अगर एक श्रमिक इसके साथ लगे तो आप 1 उत्पादन करते हैं, 2 श्रमिक लगे तो 3, 3 श्रमिक लगे तो 7, 4 श्रमिक लगे तो 10, 5 लगे तो 12 और 6 लगे तो 13। आपने देखा कि एक कारक स्थिर और दूसरा कारक बार बार बदल रहा है। इसी को उत्पादन फलन कहा गया है। मशीन 1 और बहुत सारे कारक ऐसे जो बदलते जा रहे हैं, जिसको आप श्रमिक कह सकते हैं, कच्चा माल कह सकते हैं, बिजली का बिल कह सकते हैं, इत्यादि। अब यहां सवाल उठता है, क्या यह पहला कारक क्या बदला नहीं जा सकता? मशीनें बढ़ाई नहीं जा सकती, भूमि बढ़ाई नहीं जा सकती? तो इसका जवाब है कि यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपके पास समय कितना है। तो यहां आपके पास एक नई चीज आती है जिसको हम कहते हैं अल्पकाल और दीर्घकाल। अर्थात अल्पकाल एक फर्म में सभी आगतों में परिवर्तन नहीं कर सकता। मतलब जब समय कम है तो ऐसे काल को अल्पकाल कहा जाता है। मतलब यहां कुछ कारक स्थिर रहेंगे और बाकी कारक बदलते रहेंगे। कारकों में से एक कारक, कह लेते हैं कारक 1 या कारक 2 में परिवर्तन नहीं हो सकता। आप उदाहरण के रूप में एक फैक्ट्री को लीजिए। एक फैक्ट्री में अगर कुछ मशीन है तो वह मशीन स्थिर है, वह कारक स्थिर है, क्योंकि आप बार बार मशीन नहीं बदल सकते और 1 महीने के अंदर
आपको 1000 कमीज मतलब शर्ट बनानी है, तो आप उस महीने उन 1000 शर्ट को बनाने के लिए मशीन उतनी ही रखेंगे और अपने मजदूरों की संख्या को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, दिन और रात दोनों शिफ्ट में काम करेंगे। तो ऐसा समय अल्पकाल कहलाएगा, जिसमें मशीनों की संख्या उतनी ही है जबकि मजदूरों की संख्या बदलती चली जा रही है। परंतु अभी मैं अगर इस उदाहरण को ऐसे कहूं कि आपके पास जो ऑर्डर आया वह किसी 1000-100 कमीज का नहीं आया, आपके पास ऑर्डर आता है 2 लाख कमीजों के लिए। क्या आप इस 2 लाख कमीज के ऑर्डर को एक महीने में इस छोटी फैक्ट्री से पूरा कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। इसके लिए समय भी ज्यादा चाहिए और मशीनें भी ज्यादा चाहिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब 2 लाख कमीज बनानी है तो आपको समय ज्यादा चाहिए और इस ज्यादा समय में आप मशीनें भी ज्यादा लगा देंगे। तो आपने देखा, मशीनें भी बदलनी होगी और इस मशीन को बदलने के लिए आपको समय भी ज्यादा लगेगा। तो ऐसा समय दीर्घकाल है। तो मेरे ख्याल से उदाहरण लेके स्पष्ट हो गया होगा कि कब स्थिर कारकों को बदला जा सकता है और कब बदला नहीं जा सकता। तो अल्पकाल में स्थिर कारक नहीं बदलते। तो परिभाषा क्या हुई? अल्पकाल में एक फर्म सभी आगतों में परिवर्तन नहीं कर सकता। कारकों में से एक कारक, या तो कारक 1 या कारक 2 परिवर्तित नहीं हो सकते और इसमें हम श्रमिक, मजदूर, बिजली इत्यादि को बदलते रहते हैं या कच्चा माल। अतः अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। निर्गत स्तर में परिवर्तन लाने के लिए एक फर्म दूसरे कारक में ही परिवर्तन कर सकती है। जो कारक स्थिर रहता है स्थिर आगत कहलाता है। जो कारक स्थिर रहता है वह स्थिर आगत कहलाता है, फिक्स्ड फैक्टर। जबकि दूसरे कारक जिसमें फर्म परिवर्तन ला सकती है उसे प्रवृत्ति आगत कहलाया जाता है। परिवर्ती आगत अर्थात वेरिएबल फैक्टर, जिसको बार बार बदला जाता है। यह कौन से काल की बातें हो रही हैं? अल्पकाल की। अब बात करते हैं दीर्घकाल की। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब इतना समय आपके पास है कि आप सभी कारकों में बदलाव कर सकते हैं। मशीनें भी बदली जा सकती हैं और यदि मशीनें या भूमि में बदलाव किया जा सकता है तो उसमें काम करने के लिए श्रमिकों में भी बदलाव किया जाएगा ही जाएगा, वरना उन मशीनों को या भूमि को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। तो आप देखिए, तालिका में आपके पास इसी तरीके की बात लिखी गई है। अल्पकाल और दीर्घकाल, यदि आप किसी एक, जैसे कि हमने पहले चिन्हित किया कि एक कारक एक रहे और बाकी कारक बढ़ते रहे, तो यह हो सकता है। परंतु यदि आप दोनों ही कारक बदलें, जैसे कि ये और ये, तो आप अधिकतम जो उत्पादन कर सकते हैं वह है 60 यूनिट और यह दीर्घकाल की बात हो रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय में आप आगे देखेंगे कि कुल उत्पाद क्या होता है, औसत उत्पाद क्या होता है और सीमांत उत्पाद क्या होता है। शुरुआत करेंगे कुल उत्पाद से। कुल उत्पाद को अंग्रेजी में टोटल प्रोडक्ट भी कहा जाता है, टीपी। मान लीजिए हम एक आगत में परिवर्तन लाते हैं, मतलब श्रमिक बदलते हैं या मजदूर बदलते हैं या बिजली का या कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए ज्यादा उपयोग करते हैं तथा अन्य सभी आगतों को स्थिर रखते हैं। भूमि और मशीन जैसे आगत स्थिर हैं। तब उस आगत के विभिन्न स्तरों पर उपयोग से हम निर्गत के विभिन्न स्तर उत्पादन फलन द्वारा प्राप्त करते हैं। परिवर्ती आगत तथा निर्गत के मध्य संबंध अन्य सभी आगतों को स्थिर रखते हुए अक्सर परिवर्ती आगत के कुल उत्पाद के रूप में जाना जाता है।
परिभाषा कहती है जब आपके किसी एक फिक्स फैक्टर के साथ आप लगातार परिवर्ती आगत को लगाते चले जाते हैं तो उन सभी परिवर्ती आगतों से मिले हुए उत्पादन का कुल योग टोटल प्रोडक्ट है। मैं फिर से दोहरा दूं, जब एक कारक स्थिर है और उसी कारक पे परिवर्ती आगत लगाते चले जा रहे हैं तो हर परिवर्ती आगत से मिलने वाले उत्पादन को आप जोड़ते चले जाएं तो वह कहलाता है कुल उत्पादन, मतलब टोटल प्रोडक्ट। देखिए, जो फलन के अनुसार आपने लिखा हुआ है x1 और x2 के कॉम्बिनेशन से मिला, मतलब इनके जोड़े से मिला हुआ उत्पादन टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। अब हम देखेंगे औसत उत्पाद क्या होता है। देखिए, जैसा कि नाम ही बता रहा है, औसत। औसत का अर्थ औसत उत्पाद निर्गत की प्रति इकाई परिवर्ती आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक कारक स्थिर है और उस स्थिर कारक पे परिवर्ती आगत लगाते चले जा रहे हैं तो यह तो साफ है कि जो उत्पादन बढ़ रहा है वह परिवर्ती आगत मतलब वेरिएबल फैक्टर्स को बार बार लगाने के कारण हो रहा है। तो यदि एक मजदूर के आने से 10 इकाइयां बनती हैं और 2 मजदूरों के आने से कुल इकाइयां 20 हो जाती हैं तो औसत 20 को 2 से भाग करके निकाला जाएगा। जैसे कि आपके पास यहां लिखा हुआ है, जो भी कुल उत्पादन है उसको आप भाग कीजिए किससे कि आपने परिवर्ती कारक मतलब वेरिएबल फैक्टर के कितनी इकाइयों का इस्तेमाल किया। जैसे आपने कुल उत्पादन किया 50 और उसके ऊपर मजदूरों की संख्या जो लगी वह थी 5, तो औसतन हर मजदूर 10 इकाइयां बनाता है। इसे कहते हैं औसत उत्पादन। आगे है सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद अर्थात एक आगत का सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हो उसे कहा जाता है। मतलब एक कारक स्थिर है, उसके ऊपर कोई एक मजदूर काम करता है, उसने बनाई 10 इकाइयां, परंतु उसी स्थिर कारक पे यदि दूसरा मजदूर भी काम करे, उसी स्थिर कारक पे यदि दूसरा मजदूर भी काम करे तो कुल उत्पाद होता है 22। एक ने बनाए 10, दोनों ने मिल के बनाए 22, तो एक और मजदूर के कारण कुल उत्पाद में क्या बढ़ोतरी हुई? बढ़ोतरी हुई 12 इकाइयों की और वह है सीमांत उत्पाद। समझते हैं। देखिए, एक कारक स्थिर और उसके ऊपर लगे कुछ मजदूर और उन्होंने आपको दी 10 इकाइयां। आप समझिए, अब इसी एक स्थिर कारक पे एक और मजदूर को लगाया जाता है तो कुल उत्पाद आया 22। एक मजदूर एक स्थिर कारक इकाइयां 10, एक स्थिर कारक और मजदूर हुए 2 और कुल उत्पाद हो गया 22। आपको कुल उत्पाद में बढ़ोतरी कितनी मिली? कुल उत्पाद में बढ़ोतरी मिली 12। इसे कहा जाता है सीमांत उत्पाद। तो देखिए, कुल उत्पाद, औसतन उत्पाद या सीमांत उत्पाद। चलिए इन तीनों उत्पादों को एक तालिका से समझते हैं। आपके सामने एक तालिका है जिसमें कारक 1 की कुछ इकाइयों को हमने जोड़ा, परंतु ये इकाइयां
किसी एक स्थिर आगत के साथ लगेगी। और मान लेते हैं वह स्थिर आगत भूमि है। जब भूमि के ऊपर आपने कोई मजदूर नहीं लगाया, परंतु जैसे ही आप इसके ऊपर एक मजदूर को लगाते हैं, आपको उत्पादन मिलता है और वह मिला 10 इकाइयों का, 10 यूनिट्स। अब आप यहां देखिए, शून्य पे आप शून्य थे, एक मजदूर की और इकाई लगने से आपके कुल उत्पादन में बढ़ोतरी कितनी हुई? 10। और वह है आपका सीमांत उत्पाद। अब जैसे ही आपने एक और मजदूर को स्थिर कारक पे लगाया, कुल उत्पाद 10 से 24 हुआ। एक मजदूर से 10, दोनों से 24, तो दोनों से मिलने वाला उत्पादन 24 है, इसे कहा गया कुल उत्पाद। परंतु एक से 10 और दूसरे के आने से जो बढ़ोतरी हुई वह है सीमांत उत्पाद 14। तीसरे मजदूर को लगाने के बाद तीनों मजदूरों ने स्थिर कारक के साथ जुड़ के आपको 40 इकाइयां दी, मतलब 40 यूनिट्स। यह हुई आपकी कुल उत्पादन। परंतु इस तीसरे से चौथे मजदूर के आने से, तीसरे के बाद चौथे मजदूर के आने से जो कुल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई वह हुई 16 इकाइयों की, और यह है सीमांत उत्पाद। इसी तरह जब आप 40 से 50 आते हैं तो सीमांत उत्पाद हुआ 10, 50 से 56 तो 6, 56 से 57 तो 1। परंतु यहां औसत उत्पाद का यह फॉर्मूला बनता है कि जो कुल उत्पाद है उसको श्रमिकों की संख्या से भाग करते जाइए। प्रत्येक श्रमिक क्या योगदान देता है? औसतन जब आप 10 इकाइयां बना रहे थे तो एक श्रमिक था, तो 10 को करा भाग 1 से, आपने पाया 10। फिर आपका कुल उत्पादन था 24, 24 को भाग किया गया 2 श्रमिकों से, क्योंकि 24 इकाइयां 2 श्रमिकों ने मिला के बनाई थी। इसी तरीके से 40 इकाइयां 3 श्रमिकों ने बनाई, तो 40 को भाग किया गया 3 से और औसत आया 13.33। 50 इकाइयां 4 श्रमिकों द्वारा और औसत आया 12.5। तो यह हुआ आपका कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। आज के भाग में इस अध्याय के लिए हम इतना ही करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए पीछे के प्रश्न, जैसे कि ये अभ्यास करने के लिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, इन सभी प्रश्नों का अभ्यास आप कर सकते हैं। शेष भाग इस अध्याय का हम अगले भाग में पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।